में मैंने बताया था नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, याद है? और सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाए थे मैंने, जैसे 5 kg ब्लॉक है, इधर इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन। तो मिसिंग फोर्स बताओ, मिसिंग फोर्स बताना, बताओ एक बार कितना था? सर 5 न्यूटन। मिसिंग फोर्स कितना लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है? सर 5 न्यूटन। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, एक बार मान लो ये 5 लग रहा है, अब इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? 15 कितना हो गया? कितना हो गया बच्चे? 20 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया? 15। कौन सी डायरेक्शन में, सेकंड या फर्स्ट? सर सेकंड। सेकंड। तो एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए था इसका? नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, इसमें एक्सेलरेशन किधर दे रखा है? नेट फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है तुम्हारा, सर 35 होगा। तो फिर गलत बता रहे हो ना यार। अब बात समझ में आई नहीं? इसका मतलब तुम्हें इधर नेट 15 चाहिए, इधर नेट 15 चाहिए, तो 20 इधर लग रहा है, तो इधर कितना लगाना पड़ेगा तुम्हें? 35। 35। तो ये वाला तुम्हारा सही है और ब्लू वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। ये इक्वेशन में बहुत यूज में लेने वाला हूँ बेटा, बहुत ज्यादा यूज में लेने वाला हूँ। एक और देखो, मिसिंग फोर्स बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। सर सेकंड डायरेक्शन। सेकंड डायरेक्शन में कितना? सर 68। 68। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 kg मास है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा? सर 8। 8 होगा एक्सीलरेशन? नो सर 2 मीटर पर सेकंड। सर 2 मीटर। तो सही बताओ यार तुम, ये 2 kg है, इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा? 2.5 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मान लो ये 2 kg है, एक साथ F1 फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, और F2 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। अब इसका एक्सेलरेशन इधर क्या होगा? 2 मीटर। सर 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था नेट फोर्स अलोंग x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x, नेट फोर्स अलोंग y इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y, आया ना? यस यस सर। सर। तो इसका x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 सर 2 मीटर पर सेकंड। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 2.5 मीटर।
So 2.5 meter per second. तो ये चीज किधर जा रही होगी, x के अलॉन्ग जा रही होगी या y के अलॉन्ग जा रही होगी? ये चीज किधर जा रही होगी, x के अलॉन्ग जा रही होगी या y के अलॉन्ग जा रही होगी? सर ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसका ये वाला कंपोनेंट क्या है, ax है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, ay है। क्या ये बात समझ में आई? पाइथागोरस से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, वेक्टर निकाल सकते हो ना, x वेक्टर मिल गया, y वेक्टर मिल गया, इसका मतलब आपका a एक्सेलरेशन ये है, इसका जो x कंपोनेंट है वो इतना और इसका जो y कंपोनेंट है वो इतना। क्या ये बात समझ में आई? आया ना? क्या ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. अब सुनो आगे की बात, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई नहीं बात? अब Yes, सुनो, sir. एक और क्वेश्चन देखो, ये मास है 4 kg, F1 फोर्स लगा 3 न्यूटन, F2 फोर्स लगा 4 न्यूटन, x डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा और y डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? x में सर 0.75 मीटर पर 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और y में 1 मीटर पर So 1 meter per second, sir. 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं नेट एक्सीलरेशन लिखूं इसका, उसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये आएगा, बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. पक्का? आप जरा सॉल्व करके देखो ये कितना आता है। सर 9/69। बिल्कुल सही बात है। 25 कितना आएगा ये? 5/4। आया ना? यस अब एक काम करो, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ क्या आएगा। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ। सर 5। 5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स ये आ गया, मास ये, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 1.25 सेम ही तो चीज आएगी, जो ये आ रही है वही आ रही है, आया ना? यस तो एवा बताओ, एक चीज समझना, तो या तो नेट फोर्स निकाल लो और फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, आया ना? या फिर फोर्सेस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दो, म्यूचुअली मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दो जो भी फोर्स लग रहा है, और सिर्फ एक एक्सिस के अलावा एक्सीलरेशन निकाल लो, फिर दूसरी एक्सिस के अलावा निकाल लो, और फिर उनको इस तरीके से लिख दो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो, एक ही बात है, यस एक ही बात है। बेटा जी आवाज नहीं है, यस समझ में आ गया ना सबको? यस।
नेक्स्ट पेज पे जाओ या लिखना है कुछ? लिख लो एक बार थोड़ा सा इसको, लिख लो फिर आगे बताता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ, बताओ कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं थर्ड लॉ? पहले फोर्सेस के टाइप देख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे लगता है। मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, और बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर फोर्स, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेंटल फोर्स भी होता है क्या कोई? मेंटल फोर्स जैसे पुलिस ने है ना किसी को मारा और उससे है ना कोई कन्विक्शन करवाई, और कोर्ट में जाने के बाद में वो कहता है कि यार पुलिस वालों ने मेरे को है ना फोर्स कर दिया ये स्टेटमेंट देने के लिए, तो वो कौन सा फोर्स लगाया है पुलिस वालों ने, ये बताओ। और मान लो उसको मारा भी नहीं है, उसके बच्चे को किडनैप कर लिया पुलिस ने, कहा कि तेरे बच्चे को जान से मार, बताओ कौन से टाइप का फोर्स है? सर मेंटल। मेंटल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो अब बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों से तुम कब, फिजिक्स अलग तरीके से काम करती है। फिजिक्स में जो फोर्सेस हैं, फिजिक्स में जो फोर्सेस हैं वो तीन चार कैटेगरीज में डिफाइंड है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्स सेम ही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बात समझ में? कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? बात समझ में आई है? ये एक डिस्टेंस से भी लगा सकते हैं। अब एक बार बताओ, मैंने इस पेन को पकड़ रखा है, तो मेरे हाथ में और इस मार्कर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन से टाइप का लग रहा है? बोलते जाओ यार, बोलोगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ग्रेविटेशनल है नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात ही नहीं है, हाँ या ना? ये न्यूक्लियस के अंदर की बात ही नहीं है, तो इन दोनों फोर्सेस का तो मैं लेना देना ही नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होता है? दो ऑब्जेक्ट के मास के कारण होता है, हाँ या ना? यस सर। हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो या तो ग्रेविटेशनल होगा, और अगर इसका अलावा कोई दूसरा है तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक पत्थर को तुमने एक रस्सी से बांध रखा ऊपर, तो ये रस्सी जो पत्थर पे फोर्स लगा रही है वो कौन से नेचर का फोर्स है? ये नेचर है, ये नेचर है, ये नेचर है, ये नेचर है, जो रस्सी फोर्स लगा रही है। सर ये एक बार रिपीट कर दो। रस्सी के साथ मैंने एक एप्पल बांध दिया, ये रस्सी सर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं बोल रहा हूँ ये जो रस्सी इस पे फोर्स लगा रही है उसका कौन सा नेचर है? सर ग्रेविटेशन। अच्छा, रस्सी जो लगा रही है, और नीचे जो अर्थ इस पे नीचे की तरफ लगा रही है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन। तो फिर ये जो रस्सी लगा रही है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। यार ग्रेविटेशन थोड़ी है, रस्सी के मास के कारण थोड़ी फोर्स इस पे लग रहा है, रस्सी के बांधने के कारण लग रहा है।
अर्थ के मास के कारण इस पे फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? एक मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर इस मास के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल। तो जो रस्सी फोर्स लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? उसका नेचर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और जो अर्थ लगा रही है इसके ऊपर वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल है। हाँ या ना? सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हो सकती है? तुम्हें इतना सोचना ही नहीं है कैसे होना है, मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे रस्सी है ना, जब इसको पकड़ के जब तुम रखोगे, ये प्लस ये माइनस यूं होते, ये प्लस ये माइनस ऐसे चार्ज थे। जब रस्सी को खींचोगे ना तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये थोड़ी सी थिन सी हो जाएगी। तो इसका जो ये प्लस चार्ज है इस माइनस चार्ज को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये माइनस चार्ज इस प्लस को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये प्लस इस माइनस को ऊपर की तरफ खींच रहा है। बात समझ में ये नहीं है? ऐसे चार सेपरेशन हो जाता है इसके अंदर। क्या बात समझ में आ गई? तो रस्सी के अंदर जो फोर्स है ना वो कौन सा नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कौन से नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है उसका कौन सा नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बस सिंपल बात है ना यार। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, आपस में रिपेल कर जाने चाहिए, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर एक साथ है, क्योंकि इस टाइम पे इनके ऊपर एक फोर्स और लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Strong nuclear force. तो हमें न्यूक्लियर के अंदर की तो स्टडी नहीं करनी, अभी तो हम एक एटम का दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, नहीं कि एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के साथ, या न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी कर ही नहीं रहे। तो हमें इन दोनों फोर्सेस से मतलब ही नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। जब कोई अनस्टेबल चीज होती है, रेडिएशन निकलती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, उस टाइम पे वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द ड्राइविंग फोर्सेस। हमें इसकी डिटेल में जाना नहीं है, बस हमें तो इंटरेक्शन पढ़ना है, एटम्स का इंटरेक्शन पढ़ना है। तो वो दो में क्लासिफाई हो जाएंगे सारे के सारे, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा या कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल होगा। क्या बात समझ में आई सबको? तो लिख लो, फोर्सेस कितने नेचर के हैं? चार नेचर के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लो तो बता देना मेरे को। लिख लिया सर। सर लिख लिया। अब सुनो, ये तो समझ में आ गया। अब मेरी बात समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, मैंने एक रस्सी से इसको बांध रखा, ये रस्सी है सीलिंग से अटैच। अभी इसका एक्सेलरेशन क्या है? सर 0। 0। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा क्या इसके ऊपर? सर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा क्या इसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये तो रस्सी है, मेरी बात समझना। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मैं वो फोर्स बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फोर्सेस बनाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले होते हैं। तो इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है? mg। और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? टेंशन बोलते हैं। रस्सी जो फोर्स लगाती है उसको टेंशन बोलते हैं जनरली।
क्या बोलते हैं? टेंशन बोल देते हैं। ये बताओ क्या ये रस्सी है क्या? ये रस्सी है क्या? बताओ बेटा, क्या ये रस्सी है क्या? नो सर। ये रस्सी बनाई है क्या मैंने, ये बताओ। नो सर। तो ये क्या चीज बनाई है? फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। जो रस्सी ने फोर्स लगाया है ना, उसको रिप्रेजेंट किया है इसमें, हाँ या ना? इस चीज को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब वो समझते हैं क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका हम डिस्कशन करना चाहते हैं, उसको सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके ऊपर जो सराउंडिंग चीजें फोर्स लगा रही हैं, बस वो फोर्स बना देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एफबीडी। आगे चलकर मैं इसको एफबीडी बोलूंगा हमेशा। अब मेरे को ये बात बताओ, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये टेंशन और ये mg, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, तुमने खुद ने कहा, तो क्या टेंशन और mg बराबर है क्या? यस सर। Yes, sir. पक्की पता, सही बात है। नेट फोर्स 0 ना, तो जितना mg होगा उतनी टेंशन होगी, हाँ या ना? यस। अब मेरे को ये बताओ, क्या टेंशन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? यस सर। Yes. क्यों? इक्वल और अपोजिट। दोनों इक्वल है और क्या है? ऑपोजिट। इक्वल भी और अपोजिट भी है, इसलिए ये क्या चीज है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। अब समझो, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। क्यों? अब मैं बता दूं, तुमने ये पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, हाँ या ना? एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सुनिए ये बात, बेटा बोल ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहे तुम। ये सुना या नहीं सुना कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? यस। Yes, sir. तो यहाँ पे टेंशन किस पे लग रहा है? Sir, I'm okay. इस एम पे। और mg भी किस पे लग रहा है? Sir, I'm okay. इसी एम पे। तो क्या टेंशन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है? No, sir. No, sir. पहला पॉइंट है, टेंशन एंड mg आर नॉट एक्शन reaction because both are acting on same object। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई सबकी? Yes, sir. दूसरी बात और सुनो, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा इक्वल होता है? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा इक्वल होता है क्या? No, sir. अच्छा जरा बोलना इस न्यूटन थर्ड लॉ बोलना। So every action is equal and opposite reaction. तो तुम बोल रहे हो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, क्या एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल ही होते हैं क्या? Yes sir. तो होते ही हैं, इक्वल ही होते हैं, हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो टेंशन और mg हमेशा क्या होने चाहिए? Equal.
Equal. लेकिन अगर मान लो मैं इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में रख दूं, एक एलिवेटर है और इसका एक्सीलरेशन ऊपर कर दूं मैं, तो बताओ क्या टेंशन और एमजी बराबर होने चाहिए क्या? चलो, हाँ, ठीक है। No sir. कौन सा फोर्स बड़ा होगा? The tension. टेंशन बड़ा हो जाएगा ना एमजी से। Yes sir. तो बताओ क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं? अगर मान लो एक्सीलरेशन नीचे हो तो टेंशन बड़ा होगा या एमजी बड़ा होगा? mg, बोलते जाओ। Sir mg. mg, अब ये बताओ क्या टेंशन और एमजी हमेशा इक्वल होंगे क्या? No sir. no sir, ये टेंशन एम एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर because they are not always equal. क्या ये बात समझ में आई? Sir. हाँ, सर ऐसे सर हम सर कोई भी ऑब्जेक्ट को सर एलिवेटर में रखेंगे तो सर वहाँ पे तो फिर सर एक्शन रिएक्शन इक्वल नहीं होगा। पहली बात तो ये मैंने क्या लिखा, टेंशन एंड एनर्जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे तो कहीं पे भी रख दो हमेशा इक्वल ही होंगे। मैं यही तो बता रहा हूँ कि टेंशन और एनर्जी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तुमने बोला थे, अब मैं बता रहा हूँ ये नहीं है और क्यों नहीं है, उनके रीजन दे रहा हूँ मैं। यस सर। ताकि तुम्हें ये पता चले लग जाए कि कौन कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। एक पॉइंट और देखो, टेंशन कौन से नेचर का फोर्स इनमें से? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic. और एमजी कौन से नेचर का है? gravitation, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल। तो एक बात और याद रखना, एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज ऑफ सेम नेचर, क्योंकि इनका नेचर भी अलग अलग है, इसलिए भी ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। टेंशन एंड एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर because they are of different nature। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आप बोलो। बेटा बोलोगे तभी मेरे को पता चलेगा तुम यस सर। क्या कहना चाहते yes हो। sir, yes sir, यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes. yes sir, अच्छी तरह से। अब मेरा एक Yes, sir. क्वेश्चन ये है, अगर टेंशन एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या है? If tension is action, then what is its reaction? अरे बताओ भाई। सर कुछ टेंशन मास पे भी तो लगेगा ना। भैया ये मास भी लग रहा है। नहीं सर वो तो रोप पे भी लगेगा सर मतलब हैं? दोनों ऑब्जेक्ट पे टेंशन लगेगा ना सर। एवा बताओ। सर रोप पे लगेगा। रस्सी अगर पत्थर को ऊपर खींच रही है तो पत्थर रस्सी को किधर खींच रहा है? हाँ, यस सर। नीचे. अच्छा, सब कुछ चेंज हो, क्यों? हाँ, अच्छा, अच्छा।
हम्म 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 ठीक है, तो एक पोल और तोड़ दिए, हो गया। टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना? हम्म हम्म ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, राउंड कितना लगा? अच्छा, चलो ठीक है, तो निकल रहे हो, निकल रहे हो। ठीक। अब सुनो, रस्सी एम मास पे किधर फोर्स लगा रही है? सर ऊपर। ऊपर की तरफ। एम मास रस्सी पे किधर फोर्स लगा रहा है? सर नीचे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। रस्सी ने इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगाया, तो इसने रस्सी पे किधर लगाया? नीचे की तरफ लगाया, हाँ या ना? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। चलो अब ये तो अगर एम जी एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? अब देखो दोनों इक्वल हो गए ना, ये मास बढ़ा दो, टेंशन बढ़ जाएगी, ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो रस्सी पे लगने वाला भी फोर्स बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये बताओ, अगर ये एक्शन में है, mg अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या है? सर ऑब्जेक्ट की भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो भी अर्थ को खींचेगा उसे। नीचे अर्थ है, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये अर्थ को किधर खींच रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना यार। देख, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सॉरी ये ग्रेविटेशन है, तो ये भी ग्रेविटेशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हाँ या ना? Yes, sir. अब समझ में आ गया? अब देखो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं है ना, रस्सी ने इस पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो इसने रस्सी पे किधर फोर्स लगाया? नीचे की तरफ। दोनों बराबर ही होंगे हमेशा, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन लिखो पहले, और थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन। लिखो, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट नकुल, अपने आप को अनम्यूट करो पहले। यस सर। मेरे को म्यूट मत करो, अनम्यूट ही रखो एक बार। यस सर। मेरे को एक बार बताओ, रस्सी ने इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा रखा है? सर ऊपर की तरफ। अच्छा, तो इस ब्लॉक ने रस्सी पे किधर फोर्स लगाया है? सर नीचे की तरफ। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए सर पर दोनों टेंशन होंगी। यार। दोनों को टेंशन ही बोलेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी तो ग्रेविटेशनल ही होगा, यस सर। बस उतनी मैग्नीट्यूड का लग रहा, अलग अलग चीज पे है। यस सर। क्या समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अब सुनो, न्यूटन थर्ड लॉ लिखो। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction of same nature, of same nature
acting on different objects of same nature acting on different objects. सर एक बार रिपीट करना. It states that for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction of same nature. Of same nature acting on different objects. Of same nature acting on different objects. समझ में आ गया? यस सर. ये लिखना है, लिखना है या नहीं लिखना है? ये वाला एग्जांपल लिख लो. टेंशन mg, ये तीनों पॉइंट लिख लो. टेंशन mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. रीजन बता दिए मैंने. तो इन चीजों को टेस्ट पे रख लेना, आपको पता चल जाएगा एक्शन रिएक्शन है या नहीं. लिख लिया? Yes. इस पेज को हटा दो. अब मैं एक चीज समझाता हूँ. एक एलिवेटर है, ये 5 kg का ब्लॉक है. इसके ऊपर ऊपर लग रही है टी टेंशन और नीचे फोर्स लग रहा है mg. हाँ या ना? अगर ये एलिवेटर रुका हुआ है, पहले केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, तो बताओ mg कितना होगा? mg की वैल्यू कितनी होगी? So 0. mg की वैल्यू 0 होगी. So 50. यार 0 क्यों बता रहे? mg दैट इज वेट. कितना होगा? 50. 50 न्यूटन. आया ना? टेंशन कितना होगा? टेंशन कितनी होगी इसमें? एक्सेलरेशन क्या है? 0. 0. तो टेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? 50. mg के बराबर. और ये कितना है? 50 न्यूटन है. अभी देखो दोनों बराबर है. आपको लग सकता है कि ये क्या चीज हो गई है? एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई. अब ब्लू वाले में आ जाओ. अब बताओ ब्लू वाले में वेट कितना है? सर 5 kg. मास नहीं पूछ रहा, वेट पूछ रहा. वेट. वेट कितना है? So 10. वेट का फॉर्मूला तो यार mg होता है. वेट कितना है? वेट 50. कितना है? वेट कितना है भाई? 50 है. टेंशन कितनी है? देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं फिर से. वही कॉन्सेप्ट है, मिसिंग फोर्स निकालना है. टेंशन कितनी है?
सौम्य बिल्कुल सही है। सिक्सटी 60 है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? नो सर। अब एक चीज देखो, रस्सी अब कितने फोर्स से इसको ऊपर खींच रही है? सिक्सटी तो ये रस्सी को नीचे कितने फोर्स से खींच रहा होगा? 60 न्यूटन। 60 तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए ना, बराबर है ना? ये Yes, रुका हुआ है तो 50-50 था, ये ऊपर जाने लग गया तो ये कितना हो गया? टेंशन जो फोर्स लगी वो 60 हो गई। तो रस्सी के ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा है वो 60 है, और ये रस्सी पे भी नीचे लगा रहा है वो कितना हो गया? 60 हो गया। आपने देखा होगा अगर आप इसको एकदम से ऊपर खींचोगे तो हो सकता है रस्सी भी टूट जाए, क्योंकि उससे ज्यादा ये फोर्स लगा ही नहीं सकती, तो रस्सी टूट ही जाती है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। समझ में आने लग गई है ना बात थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ हो जाए, वेट कितना हो जाएगा? यार वेट नहीं बता सकते तुम? 50 50 होगा यार, उसमें कोई चेंज थोड़ी आना, कुछ भी होता है, धरती तो सेमी फोर्स लगे mg लगता है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। टेंशन कितनी हो जाएगी? 40 बिल्कुल सही बात है, मिसिंग फोर्स निकाल लो, 40 न्यूटन है। तो इस केस में रस्सी जो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो कितना लगा रही है? 40। तो ये रस्सी पे नीचे की तरफ कितना लगा रहा होगा? ये रस्सी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? 40 लगा रहा होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है तभी तो बराबर है यार, आया ना? यस सर। इसलिए मैं कह रहा हूं जो रस्सी ने इस पे फोर्स लगाया और इसने जो रस्सी पे फोर्स लगाया वो दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है, हमेशा इक्वल है। मैंने ये नहीं कहा ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक्शन रिएक्शन इक्वल है। जितना फोर्स रस्सी इस पे लगाएगी और ये रस्सी पे लगाएगा वो इक्वल होगा। रस्सी अगर इस पे 50 लगाएगी तो ये भी 50 लगाएगा, रस्सी इस पे 40 लगाएगी तो ये भी 40 लगाएगा। अब लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? इक्वल होने का मतलब। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। एक चीज सोचो, इस वक्त मैं किसका डिस्कशन करना चाह रहा हूं? ये सारे एग्जांपल में इस मास का डिस्कशन करना चाह रहा हूं या इस रस्सी का या इस एलिवेटर का, किसका डिस्कशन करना चाह रहा हूं? भाई ये जो एग्जांपल है इसमें किस चीज का डिस्कशन कर रहा हूं? तो मास का। मास का। तो जिस चीज का आप डिस्कशन करते हो ना उसको बोलते हैं सिस्टम। आया ना? जिस चीज का आप डिस्कशन कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो इसके अलावा जो सारी चीजें उसको क्या बोलते हैं? या नहीं बता सकते? थिंग विच इज अंडर डिस्कशन इज नोन एज सिस्टम। तो बाकी की सारी चीजें क्या है? नॉन सिस्टम। सराउंडिंग। आया ना? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग्स। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन
is known as system और सराउंडिंग क्या है? Everything except system is surrounding. क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सब? Yes, sir. Yes, sir. अब फ्री बॉडी डायग्राम बताता हूँ क्या होता है. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? मैं पहले बता देता हूँ. देखो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं इसको सराउंडिंग से क्या कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ, और सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन है उसको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, फोर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देता हूँ. हाँ या ना भाई? धरती भी नहीं बनाई मैंने इसके अंदर, तो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, तो बस मैं वो इसका और अर्थ का जो इंटरेक्शन उसको एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसका और रस्सी का जो इंटरेक्शन है वो भी एक फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? In this diagram, system is isolated from its surrounding and interaction of system with an interaction of surrounding with system is पता ही नहीं चलता क्या आएगा, is represented in terms of forces. क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई बेटा जी? ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. आज का होमवर्क है तुम्हारा, HCU में एक चैप्टर है जिसका नाम है द फोर्सेस, उसकी रीडिंग लगानी है आपको. हाँ या ना? HC सर ये फ्री क्या बेटा? सर ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट सिर्फ टर्म्स ऑफ फोर्सेस में कर सकते हैं और किसी में जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन में नहीं कर सकते. बेटा जब फोर्सेस पढ़ेंगे तो उसी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके सर. है ना? बाकी अगले लेक्चर में और समझ में आ जाएगा. अगले लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा मैं, और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में और चीजें बताऊंगा. आज तो थोड़ा डिफाइन ही किया है ना, अगले लेक्चर में रियली में फील आएगी तुम्हें. ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय.